नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कपूरिया आप सबका कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारत के तटवर्ती मैदान के बारे में। अब तक हमने भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ लिया है। भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिया, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमने मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र को पढ़ा था। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र को हमने पढ़ लिया। अब बारी है तटवर्ती मैदान की। भारत का जो महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों में तटवर्ती मैदान एक बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं तटवर्ती मैदान को। तटवर्ती मैदान इस मैप में आप देखिए तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है वो तटवर्ती मैदान है, और इस तटवर्ती मैदान के पश्चिमी भाग में अरेबियन सी है और पूर्वी भाग में बे ऑफ बंगाल है, यानी कि समुद्र का क्षेत्र है। ये पूरा जो है ओशियन रीजन है, और इसके जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर और इसके जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। एक दीवार की भांति पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। यहाँ पर पश्चिमी घाट है और यहाँ पर पूर्वी घाट है। तो तटवर्ती मैदान जो है भारत का, वह भारत के तटीय क्षेत्रों में एक सक्रिय पट्टी में स्थित जलोढ़ निर्मित संरचना है। याद रखेंगे, जलोढ़ निर्मित संरचना है। ऐसी संरचना भारत के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में आपको देखने को मिली थी, और दूसरी संरचना ये यहाँ तटवर्ती मैदान में मिल रही है। इसकी उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल से होलोसीन काल तक, दो कालों में, वर्तमान में ये निर्माण की प्रक्रिया में है। वर्तमान में होलोसीन काल चल रहा है और इस काल में भी जलोढ़ निर्मित संरचना का विकास हो रहा है। तो प्लीस्टोसीन काल में इसकी उत्पत्ति शुरू हुई और वर्तमान में यह चालू है। नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों से हुई है। नदियां अपने साथ जो मलबा लेके आ रही हैं उस मलबे का निक्षेपण इस क्षेत्र में करती जा रही हैं, और इस निक्षेपण से इस जलोढ़ मैदान का निर्माण हो रहा है। समुद्री तरंगों द्वारा अपर्दन की प्रक्रिया एवं निक्षेपण का तटवर्ती क्षेत्र के विकास में योगदान है। दूसरा है कि समुद्री जो तरंगे हैं वो भी अपने साथ, अपने बहाव के साथ कुछ मलबा लेकर के आती हैं और उसको इस तटवर्ती क्षेत्र में जमा करती जाती हैं, जिससे भी इस तटवर्ती मैदान का विकास हो रहा है। तो कुल मिलाकर के तटवर्ती मैदान का जो निर्माण हो रहा है वो दो कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहला, नदियाँ जो अपने साथ जलोढ़ लेके आ रही हैं उन जलोढ़ों का निक्षेपण कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और दूसरा, समुद्री तरंगें भी अपने साथ बहाव के साथ कुछ मलबा लेकर के आ रही हैं और उसका भी निक्षेपण कर रही हैं, तो जिससे इस तटवर्ती मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। तो निर्माण की प्रक्रिया आपने समझ ली। प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। कैसे हुआ था? नदियाँ और समुद्री तरंगें अपने साथ मलबा लेकर के आती हैं और इस क्षेत्र में जमा करती जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है। भारत का जो तटवर्ती मैदान है उसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक पश्चिमी तटवर्ती मैदान और दूसरा पूर्वी तटवर्ती मैदान। भारत के मैप में आप यहाँ से लेकर के ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान है, और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है वह पूर्वी तटवर्ती मैदान है। लोकेशन आप याद रखेंगे, ये पूर्वी तटवर्ती मैदान है और ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान है। इसकी स्थिति की हम बात करें तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान की जो स्थिति है वो यहाँ पर एक पर्वत चोटी है, पश्चिमी घाट, और इसके यहाँ भी एक चोटी है, पूर्वी घाट, जो कि टुकड़ों में बटी हुई है। क्लियर है? तो पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में तथा अरेबियन सी है यहाँ, अरेबियन सी के पूर्व में, अरेबियन सी के पूर्व में और पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी भाग में जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम कहते हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान। क्लियर है? पूर्वी तटवर्ती मैदान की बात करें तो पूर्वी जो घाट पर्वत श्रृंखला है उसके पूर्व में, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी यहाँ है, इस बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भाग में जो मैदानी क्षेत्र विकसित हो रहा है उस मैदानी क्षेत्र को हम कहते हैं पूर्वी तटवर्ती मैदान। तो लोकेशन आप मैप में ट्रेस कर सकते हैं आराम से कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान किसके बीच में है और पूर्वी तटवर्ती मैदान किसके बीच में है। क्लियर?
पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार गुजरात से कन्याकुमारी तक, गुजरात से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। यहाँ आप फिर देखें, यहाँ ये गुजरात वाला पूरा हिस्सा है और यहाँ तमिलनाडु में भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र जो है वह भारत का पश्चिमी तटवर्ती मैदान कहलाता है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन राज्यों में पश्चिमी तटवर्ती मैदान का विस्तार है। याद रखेंगे और मैप में इसको खोजने की कोशिश करेंगे कहाँ तक इसका विस्तार है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात से गोवा तक का जो हिस्सा है, गुजरात से गोवा तक का जो हिस्सा है वह कोंकण तट कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। गुजरात से गोवा तक, याद रखेंगे इस चीज़ को, गुजरात से गोवा तक का जो क्षेत्र है वह कोंकण तट कहलाता है। गोवा से मंगलोर तक का जो तट है, मंगलोर, बेंगलुरु नहीं, मंगलोर तक का जो तट है वह कन्नड़ तट कहलाता है। कनारी तट भी कहते हैं या कन्नड़ तट कहते हैं। ठीक है, गोवा से मंगलोर तक का जो क्षेत्र है वह कन्नड़ तट कहलाता है। कर्नाटक वाला क्षेत्र है, कन्नड़ भाषा का क्षेत्र है, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो कन्नड़ तट कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से मंगलोर तक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा है, यह वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है मालाबार तट। तो 3 भागों में हम पश्चिमी तटवर्ती मैदान को बांट सकते हैं। गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से मंगलोर तक कन्नड़ तट और मंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैला हुआ है। गुजरात से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। पश्चिमी तटवर्ती जो मैदानी क्षेत्र है उसकी कुछ विशेषताएं हैं कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई जो है, सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है। यानी कि जो गुजरात वाला तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने 3 भागों में पश्चिमी तटवर्ती मैदान को बांटा था, उसमें सबसे जो चौड़ा भाग है वह कोंकण तट कहलाता है। क्लियर है? मालाबार तट पर अनेक लेगून झीलें पाई जाती हैं। लेगून झीलें क्या होती हैं? समुद्र तटवर्ती जो क्षेत्र होता है, समुद्र तटवर्ती जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में समुद्री लहरें अपर्दन करती जाती हैं, तो तट का अपर्दन करती जाती हैं और इस प्रकार की संरचना, यानी कि जल अंदर जाता है और यहीं पर घूम करके वापस आ जाता है। यहाँ पर जो समुद्री तरंगें चल रही हैं वो इस क्षेत्र में मलबे का निक्षेपण करती जाती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र की गहराई जो है वो कम होती है। ठीक है, खारे पानी की उथली हुई जो झीलें होती हैं उनको लेगून झीलें कहा जाता है, लेगून झीलें कहा जाता है। उदाहरण के लिए केरल में वेम्बनाड झील, सबसे बड़ी लेगून झील जो है वह केरल में वेम्बनाड झील है। इसके अलावा अष्टामुदी झील, वेम्बनाड झील और अष्टामुदी झील, ये 2 महत्वपूर्ण केरल में लेगून झीलें हैं। केरल में स्थानीय भाषा में इन लेगून झीलों को केरल में स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। याद रखेंगे, कयाल किसे कहते हैं? लेगून झीलों का ही केरल में स्थानीय भाषा में नाम है कयाल। कोच्चि का जो बंदरगाह है, केरल में कोच्चि है और यहाँ पर जो बंदरगाह है वह एक लेगून झील पर या कयाल पर ही स्थित है। कोच्चि का बंदरगाह की लोकेशन आप ट्रेस करेंगे मैप में कि यहाँ कहाँ पर है, कौन से जिले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन से स्टेट में ये पड़ता है। क्लियर है? तो लेगून झील पर स्थित कोई बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह है केरल में। क्लियर है? पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस मैदानी क्षेत्र से जो नदियां बहती हैं वो नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी क्या होती है? पहले तो ये हमें समझना है कि एस्चुरी होती क्या है। एस्चुरी होती है कि जब नदी अपने उद्गम क्षेत्र से निकल करके अपने मुहाने तक पहुंचती है और समुद्र में गिरती है, तो यहाँ उद्गम से लेकर के और यहाँ मुहाने तक अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, चाहे वो अपर्दन से बनाए वो निक्षेपण से बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि ढाल की मात्रा कम होती है तो अधिकांश नदियाँ यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि जो भी मलबा लेके आती है उसका निक्षेपण करती जाती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसे क्षेत्र से बहती हैं, धरातलीय क्षेत्र जिनका कठोर होता है, ऐसे क्षेत्र से बहती हैं तो वहाँ मलबे की मात्रा
कम होती है। दूसरा, जब नदी और मुहाने के बीच, नदी के उद्गम और मुहाने के बीच गैप बहुत कम हो तो ऐसे में नदी को अपर्दन करने के लिए समय बहुत कम मिल पाता है, तो बहुत कम अपर्दन हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे में नदी के पास अपर्दन के लिए मलबा नहीं है। और दूसरा, धरातल कठोर है तो चट्टानें बहुत कठोर होने के कारण अपर्दन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में नदियां अपना जल जो है वह सीधा समुद्र में डाल देती हैं। नदियां सीधा अपना जल समुद्र में डाल देती हैं। इस प्रकार की स्थिति को एस्चुरीज कहा जाता है। तो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं वो नदियां एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि नदियां एक तो छोटी होती हैं, छोटी यानी कि लेंथ कम होती है। यहाँ पर पश्चिमी घाट है और ये वाला जो क्षेत्र है ये मैदान है और फिर यहाँ पर समुद्र आ गया। तो अपने नदी का उद्गम यहाँ है और यहाँ से लेकर के मुहाने तक नदी के पास बहुत कम समय मिलता है कि वो अपर्दन कर पाए। तो ऐसे में नदी का आकार छोटा है, अपर्दन नहीं हो पाता बहुत अधिक। दूसरा, ढाल बहुत तीव्र है तो जल जो है वो अपने उद्गम क्षेत्र से मुहाने तक बहुत तेजी से आएगा। तो ऐसे में कुछ मलबा यदि मैदानी क्षेत्र में जमा भी होगा तो उसको भी वो सीधे समुद्र में डाल देगा। तो ऐसे स्थिति के कारण पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में बहने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एक तो छोटी होती हैं, और छोटी क्यों होती हैं? क्योंकि उद्गम और मुहाने के बीच का गैप बहुत कम है। और दूसरा, तीव्र ढाल से बहती हैं तो जो छोटा मोटा अपर्दन लेकर भी आती हैं उसको भी वो डायरेक्ट समुद्र में डाल देती हैं, जिसके कारण पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र की नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान में बहने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं जबकि पूर्वी तटवर्ती मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, ऐसा क्यों? इसका जवाब आप दे देंगे कि पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में बहने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण क्यों करती हैं। आगे हम देखेंगे कि पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र से बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण क्यों करती हैं। भारत में कुछ नदियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं जो एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। गुजरात में नर्मदा और ताप्ती नदी बहुत फेमस है। दोनों ही नदियां रिफ्ट वैली से बहती हैं, मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो यहाँ पर गुजरात में नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, क्योंकि नदियों का मुहाना जो है गुजरात में है नर्मदा और ताप्ती का, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि गुजरात में नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। दूसरा, गोवा में मांडवी व जुआरी जो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कर्नाटक में शरावती नदी अपने सबसे ऊंचे जलप्रपात के लिए फेमस है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर ही है, जिसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात अथवा जोग जलप्रपात। क्लियर? इसके अलावा केरल में पेरियार और भरतपुजा ये वो नदियां हैं जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये भारत की वो नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो सवाल आपसे नदियों के क्रम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। इनमें से कोई नदी दे दी गई आपको, जैसे पेरियार दे दी, शरावती दे दी या भरतपुजा दे दी, और बाकी अन्य जो डेल्टा निर्माण करने वाली नदियों का नाम दे दिया, तो आपको सही आंसर करना है। क्लियर है? याद रखेंगे, गुजरात में नर्मदा और ताप्ती, गोवा में मांडवी और जुआरी, कर्नाटक में शरावती और केरल में पेरियार और भरतपुजा। ये नदियां हैं जो भारत में या पश्चिमी जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान की जो विस्तार है वो हुगली नदी, आप याद करें हुगली नदी पश्चिमी बंगाल में बह रही है, जूट के लिए फेमस है और गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, वितरिका है। गंगा नदी की वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। जब गंगा नदी का एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दूसरी शाखा बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र तक आती है। ठीक है, तो हुगली नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पाया जाता है। इसमें पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा राज्य जिसका विस्तार पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदानों में है उसका नाम है तमिलनाडु। दोनों प्रकार के तटीय मैदानों में, पूर्व में भी और पश्चिम में भी, जिसका क्षेत्र आता है वो है तमिलनाडु। क्लियर है? तो तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां पर पूर्वी तटीय मैदान का भी विस्तार है और पश्चिमी तटीय मैदान का भी विस्तार है।
यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में इस तटीय क्षेत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उड़ीसा में उत्कल तट कहा जाता है इसको, उड़ीसा में उत्कल तट अथवा कलिंग तट भी कहते हैं, कलिंग तट भी कहते हैं। उड़ीसा में उत्कल तट अथवा कलिंग तट। कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो बीच का जो क्षेत्र है, कृष्णा और गोदावरी, मैप में आप दोनों नदियों का मुहाना ट्रेस करेंगे और पता करेंगे कृष्णा और गोदावरी वाला बीच का क्षेत्र कौन सा है, तो उसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है। यानी कि उड़ीसा का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र है वह, और तमिलनाडु का जो उत्तरी तटवर्ती क्षेत्र है उसके बीच का जो क्षेत्र है वह उत्तरी सरकार तट कहलाता है। यानी कि आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसको हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में इस तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। इस नाम को याद रख लें, आगे भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट। तो उड़ीसा में उत्कल अथवा कलिंग तट, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में यानी कि आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उसमें उत्तरी सरकार तट, और तमिलनाडु में इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहां पर भी कुछ प्रमुख लेगून झीलें पाई जाती हैं, जैसे उड़ीसा में चिल्का झील, उड़ीसा में चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। उड़ीसा में चिल्का झील और आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। याद रखेंगे किस राज्य में है, उड़ीसा में है। दूसरी है आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसी झील के बीचों बीच में आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, एक द्वीप है, बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है। भारत का लॉन्चिंग पैड स्टेशन है जहां से उपग्रह लॉन्चिंग की जाती है श्री हरिकोटा से। तो श्री हरिकोटा किस झील के अंदर स्थित है, तो आपको इसका आंसर देना है पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील के अंदर बीचों बीच में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं, तटवर्ती क्षेत्र से जो नदियां निकल रही हैं, जो बह रही हैं, वो नदियां डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। ऐसा क्यों है? इसका सबसे प्रमुख कारण है पूर्वी तटीय मैदान का ढाल एक तो मंद है। पूर्वी जो तटीय मैदान है इसका ढाल बहुत ही मंद है। दूसरा, पूर्व की ओर बहकर के बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने पूर्वी घाट को जगह जगह से काट दिया है। पूर्वी घाट से जो नदियां बह रही हैं वो नदियां पूर्वी घाट को जगह जगह से काट चुकी हैं, जिससे घाटी में इनका वेग कम हो जाता है। घाटी में वेग कम हो जाता है तो समय अधिक लगता है मुहाने तक पहुंचने में, और वो वेग कम होने के कारण जो मलबा लेकर के आती हैं उसको वहीं पर समुद्र के मुहाने पर ही छोड़ देती हैं। तीसरा कारण है मंद ढाल के कारण पूर्वी नदियों का वेग तट तक पहुंचते पहुंचते मंद हो जाता है तथा नदियां कई धाराओं में बट जाती है, देखो हो क्या रहा है कि पूर्वी तटवर्ती मैदान से जो नदियां आ रही हैं वो या तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो सतपुड़ा और विंध्याचल वाला क्षेत्र है वहां से आ रही हैं, या फिर पश्चिमी घाट पर्वत से आ रही हैं। पश्चिमी घाट पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा है वहां से आ रही हैं। और दूसरा, यहाँ पर एक दीवार की भांति पहले यहाँ पर पूर्वी घाट था और यहाँ पर मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। हो क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, उद्गम से मुहाने तक की दूरी है, एक बहुत ज़्यादा दूरी है, गैप बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में नदी को अपर्दन करने के लिए समय अधिक मिलेगा। दूसरा, जो इस क्षेत्र में ढाल है वो बहुत मंद है, और खास करके यहाँ तक आते आते तो क्योंकि नदी यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ पर्वत से टकरा रही है, इसको काट रही है तो यहाँ पर घाटियाँ बना रही होंगी, घाटियाँ बना रही हैं तो उसकी ऊर्जा यहाँ पर लग रही है। तो धीरे धीरे यहाँ पर नदी का वेग जो है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। और नदी जैसे ही मुहाने तक पहुँचती है तो ढाल बहुत मंद हो जाता है, वेग बहुत मंद हो जाता है। तो ऐसे में नदियाँ जो हैं वो अनेक प्रकार की धाराओं में बढ़ जाती हैं और अपना मलबा इन्हीं धाराओं के बीच में निक्षेपित करती जाती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण हो रहा है। यही कारण है कि पूर्वी तटीय मैदान से निकलने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। तो अब आप उस सवाल का जवाब देने में काबिलियत हासिल कर चुके हैं कि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तटवर्ती मैदान की नदियां या पश्चिमी घाट की नदियां या पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र से बहने वाली नदियां एस्चुरीज का निर्माण कर रही हैं।
अतः नदियां अपने जलोढ़कों को समुद्र में पहुंचाने से पहले ही तट पर निक्षेपित कर देती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण हो रहा है। डेल्टा की एक विशेषता होती है कि यह समुद्र की ओर बढ़ता जाता है, समुद्र की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार पूर्वी तटीय क्षेत्र का निर्माण अनेक नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों से मिलकर के हुआ है, इसलिए यह एक जलोढ़क निक्षेप का क्षेत्र है। इसलिए यह एक जलोढ़क निक्षेप का क्षेत्र है। यही कारण है कि पूर्वी तटीय मैदान बहुत अधिक उपजाऊ है। और इसका जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट आप याद करेंगे कि कहाँ पर है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु का जो तटवर्ती क्षेत्र है उसको हम कोरोमंडल तट कह रहे हैं। तो कोरोमंडल तट को दक्षिणी भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है, दक्षिणी भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है। क्लियर है। पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक है, यह 80 से 100 किलोमीटर है। आपने पिछले जो स्लाइड थी उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से नदियां डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण कर रही हैं और एक उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण कर रही हैं। इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान की जो चौड़ाई है वो अधिक है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में। यहाँ पर हम बात करें पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई जो है 80 से 100 किलोमीटर है, जबकि जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है उसकी जो चौड़ाई होगी वो लगभग जो ताप्ती और नर्मदा नदी का जो मुहाना है वहाँ पर लगभग 15 से 20 किलोमीटर, और जैसे जैसे दक्षिण की ओर आते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है बहुत कम हो जाती है। तो अर्थात पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई जो है पश्चिमी तट की तुलना में अधिक है। पूर्वी तट अधिक चौड़ा है पश्चिमी तट की तुलना में। इसका कारण क्या है कि पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा होने का प्रमुख कारण है प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का प्रभावित होना। प्रायद्वीपीय पठार की जो बड़ी नदियां हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और लेंथ, दोनों के मामले में जल की मात्रा और लंबाई दोनों की मात्रा में प्रायद्वीपीय क्षेत्र से बहने वाली नदियां लंबी हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लेकर आती हैं, जिससे निक्षेप से पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार का ढाल भी जो है वह दक्षिण पूर्व की ओर है। ढाल जो है प्रायद्वीपीय पठार का, हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था तो हमने देखा था कि ढाल जो है प्रायद्वीपीय पठार का वह दक्षिण पूर्व की ओर है। तो अधिकांश जो प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकल रही हैं वो निकल करके और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर रही हैं। तो ऐसे में एक तो कारण हो गया कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां बड़ी हैं, बहुत लंबी दूरी तय करके आती हैं, अपने साथ मलबा लेकर के आती हैं, ठीक है, तो डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। डेल्टा के निर्माण के कारण अब स्वाभाविकता है जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर मलबे का निक्षेपण होगा और मैदान जो है वो चौड़ा होगा। प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये प्रमुख नदियाँ हैं इस क्षेत्र में जो बहती हैं, ये भारी मात्रा में अपने साथ मलबा लेके आती हैं और इस क्षेत्र में निक्षेपण करती जाती हैं। साथ ही साथ प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र है इसका ढाल भी दक्षिण पूर्व की ओर है, तो अधिकांश जो नदियाँ प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती हैं और दक्षिण में आती हैं वो इसी मैदानी क्षेत्र से होकर के गुजरती हैं, तो जो मलबा लेकर के आती हैं उसका निक्षेपण इस क्षेत्र में करती जाती हैं। तटवर्ती मैदान का महत्व क्या है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि आपको एक बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, तटवर्ती मैदान का महत्व क्या है। तटवर्ती मैदान पूर्वी और पश्चिमी तटवर्ती मैदानों में चावल, गन्ना और नारियल की खेती व्यापक रूप से होती है। इसके अलावा काजू, सुपारी और रबड़, गरम मसाले, उष्णकटिबंधीय फल और ताड़ के कुंज पाए जाते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख रूप से खेती हो रही है वो चावल, गन्ना, नारियल, इसके अलावा काजू, सुपारी, रबर, गरम मसाले, उष्णकटिबंधीय फल, ताड़ के कुंज, ये प्रमुख कृषि की व्यापारिक फसलें हैं जिनका उत्पादन इस क्षेत्र में हो रहा है, जिनका हम विदेशों में निर्यात करते हैं और विदेशी पूंजी हमें प्राप्त होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलों का उत्पादन इस तटवर्ती क्षेत्र में हो रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा हो रहा है। तट से घाट के ढाल की ओर कहवा, चाय और गरम मसालों की खेती होती है। कहवा, चाय, कर्नाटक और केरल वाला जो हिस्सा है वहाँ पर कहवा, चाय और गरम मसालों की खेती बहुतायत में होती है। ये भी एक प्रकार की व्यापारिक फसलें होती हैं जिनका निर्यात हम विदेशों में करते हैं और उनकी डिमांड जो है वो बहुत अधिक होती है। इन्हीं तटों पर भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। 13 प्रमुख बंदरगाह, भारत के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं 13, इन्हीं दोनों तटों पर स्थित हैं, जो कि भारत के निर्यात और आयात दोनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। आप मैप में इन प्रमुख 13 बंदरगाहों का पता करेंगे कि कौन कौन से बंदरगाह हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, इनको ट्रेस करेंगे, एक मैप बनाएंगे। आज के असाइनमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पश्चिमी तट पर केरल में मोनोजाइट
पश्चिमी तट पर केरल में मोनोजाइट नामक बहुमूल्य खनिज प्राप्त होता है। बहुमूल्य खनिज प्राप्त होता है मोनोजाइट दुनिया में कुछ ही क्षेत्रों में प्राप्त होता है और उसमें केरल का जो तटवर्ती क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बहुमूल्य खनिज का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा के निर्माण में किया जाता है। इसका थोड़ा सा प्रिस्क्राइब करके, इसको थोड़ा सा बहुत बढ़िया तरीके से इसको बना करके, और मोनोजाइट का उपयोग परमाणु ऊर्जा के निर्माण में किया जाता है। दोनों तटों के किनारे पर पेट्रोलियम पदार्थों की संभावनाएं बहुत अधिक है। जो तटीय क्षेत्र है उसका निर्माण जो है वो कभी अवतलित हुआ, कभी उन्मज्जित हुआ, कभी निमज्जित हुआ, जिसके कारण इस क्षेत्र में अवसादी चट्टानों का निर्माण हो रहा है और इन्हीं अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। गोदावरी और कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में खनिज तेल की पर्याप्त संभावनाएं हैं और यहाँ पर प्राप्त हो चुका है, जिनका व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्पादन भी शुरू हो गया। केजी बेसिन का नाम आपने सुना होगा, केजी बेसिन यानी कि कावेरी गोदावरी बेसिन, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर खनिज तेल की पर्याप्त संभावनाएं हैं और वर्तमान में यहाँ पर खनिज तेल प्राप्ति शुरुआत हो चुकी है। व्यापारिक उद्देश्य से उत्पादन शुरू हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, रिलायंस पेट्रोलियम जो है, यहाँ पर खनिज भंडारों का दोहन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा नामित एक कंपनी है। पूर्वी और पश्चिमी तटों पर नमक बनाया जा रहा है। इसके अलावा नमक बनाया जा रहा है पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में। दोनों तटों पर औपनिवेशिक काल से ही व्यापारिक नगरों की स्थापना हुई। बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर, यानी कि तटवर्ती क्षेत्र जो है शुरुआत से ही व्यापार के केंद्र रहे हैं। औपनिवेशिक काल में जब पुर्तगाली आए, पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा जो है भारत आया केरल में, और यहीं पर उन्होंने, इसके बाद में जो पुर्तगाली आए उन्होंने अपनी कंपनियां जो हैं वो इन क्षेत्रों में स्थापित करी। जैसे मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, ये प्रमुख नगर थे जो औपनिवेशिक काल से ही डेवलप होते रहे। पूर्वी तटीय क्षेत्रों में नदी, मंदिरों और उद्योगों का जमघट सा हो गया। वर्तमान समय में देखें तो पूर्वी तटीय क्षेत्र चूंकि उसकी चौड़ाई अधिक है तो यहाँ पर मंदिर और उद्योगों का सा जमघट सा हो गया है। मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम, रामेश्वरम, धनुषकोटी आदि प्रमुख नगर मंदिरों और उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें और पर्यटन की दृष्टि से देखें तो भी तटवर्ती क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पंजीम, वास्को, मझगांव, जुहू, चेन्नई, पुरी, ये तटवर्ती क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका आप मैप में लोकेशन ट्रेस करेंगे सभी की, कि पंजीम कहाँ है, वास्को, मझगांव, जुहू, चेन्नई और पुरी, ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, खास करके जो तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है वहाँ के प्रमुख स्वास्थ्य की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र है। थैंक यू आप सबका।